हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलते हैं आज चैप्टर पे। एक पार्ट तो मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का चैप्टर है। आज हम चलते हैं इसके थोड़े से और टॉपिक्स पे और फिर कल हम इसे कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस थोड़े थोड़े टॉपिक्स के इसलिए डालती हूँ जिससे बच्चे का इंटरेस्ट लूज़ ना हो। ओके, तो आप देखें कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें पार्ट डला रहता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और मेरे जो भी नोट्स होते हैं मैं उनमें से पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब लेके या कहीं से कॉपी पेस्ट करके मैं चीज़ों को पढ़ा रही हूँ, नहीं। मैं खुद अपने नोट्स बनाती हूँ, आप देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। और इसमें से मैं आपको लेक्चर डिलीवर करती हूँ। ये सारे नोट्स जो हैं ये एनसीईआरटी के हैं, कोई भी एक भी शब्द आपको बाहर का नहीं मिलेगा। ये सारे नोट्स जो हैं वही कंटेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में है। तो आइए चलते हैं और चैप्टर्स को सॉरी, चैप्टर्स को अलग अलग भाग में डिवाइड करने का मेरा एम सिर्फ ये इसलिए है जिससे लेक्चर बोरिंग ना हो जाए, और अलग अलग पार्ट्स में आप पढ़ेंगे तो दुगने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं। Why farmers are able to grow 3 different crops in a year in पालमपुर। देखिए, पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो साल में 3 क्रॉप्स एक साथ कैसे उगा पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपको कहीं किसी के रीज़न, किसी के फीचर्स पूछे जाए तो आपका सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि आपको आंसर को क्वेश्चन से रिलेट करना है। तो आप लिख सकते हैं, फार्मर्स इन पालमपुर आर एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। और फिर आप उसको रीज़न बता सकते हैं क्यों, क्योंकि इससे आंसर प्रेजेंटेबल लगता है और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों को, फसलों को पानी मिलना। तो पालमपुर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी डेवलप्ड है। दूसरी चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी पालमपुर में बहुत अच्छी है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूबवेल्स, और ट्यूबवेल्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो इस वजह से ये 3 कारण हैं जिस वजह से फार्मर्स जो हैं पालमपुर के, वो क्या करते हैं, वो एक साल में 3 क्रॉप्स उगा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है और ट्यूबवेल्स है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जब आप एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर मोर देन 1 क्रॉप उगाते हो तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब पीस ऑफ लैंड सेम है और उस पर ही आप एक से ज़्यादा फसल एक साल में उगा रहे हो तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। हम ग्रीन रेवोल्यूशन, क्वेश्चन है राइट अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेट 1960s। इंट्रोड्यूस जो हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन वो हमारे देश में लेट 1960s में हुआ था। इट वॉज एम्ड एट ग्रोइंग वीट एंड राइस बाय यूजिंग HYV सीड्स। और ये कहा गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फोकस था वो 2 क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे था। एक थी वीट और एक थी राइस। और ये कहा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में कि इन फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाना है बाय यूजिंग HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन और क्या कहता है? इट ऑल्सो एम्ड एट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी कहता है कि फसलों के प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। विच फार्मर्स वर फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड इन इंडिया। वो कौन से फार्मर्स थे जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया था हमारे इंडिया में? वो थे फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा,
एंड वेस्टर्न यूपी। फार्मर्स, किसान जो पंजाब के थे, हरियाणा के थे और वेस्टर्न यूपी के थे, वो हमारे देश में सबसे पहले किसान थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया था। इन फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स को सेट किया इरिगेशन के लिए। उसके अलावा इन्होंने HYV सीड्स, बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया है, और उसके बाद इनका प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पर अचीव हुआ है। Some of them bought farm machinery like tractors, threshers in order to make plowing work faster. और इनमें से कुछ जो अमीर फार्मर्स थे, लार्ज स्केल फार्मर्स, वो अपने फील्ड में इवन मशीनरीज भी लेकर आए लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जिससे प्लोइंग का काम और एग्रीकल्चरल का जो और काम था, एग्रीकल्चरल वर्क जो था, वो काफ़ी फास्टर हो गया। तो ये सब आप बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड अफेक्ट फार्मिंग इन पालमपुर। अब देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब पालमपुर में आया तो पालमपुर पे उसका क्या असर देखने को मिला, आइए उस पे चलते हैं। देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है जब पालमपुर में आया तो उसने क्या क्या अपना असर दिखाया या फिर उसका क्या क्या असर हुआ। सबसे पहली चीज़, द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन पहले सिर्फ 1300 kg पर हेक्टेयर था, अब वो 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। पहले जहाँ पर हम 1300 kg पर हेक्टेयर उगाते थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आने के पास 3200 kg पर हेक्टेयर उगने लग गया। उसके अलावा फार्मर्स जो थे उनके पास सरप्लस भी बचने लग गया, क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी में होगा तो अल्टीमेटली आप अपने फैमिली कंजप्शन के लिए भी बहुत कुछ रख पाएंगे और फिर आगे बेच भी बहुत कुछ पाएंगे। सरप्लस जो रहता है एडिशनल, उसको आप बेच भी पाएंगे। तो ये दो फायदे हुए मॉडर्न फार्मिंग मेथड के इन पालमपुर। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कि ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं। देखिए, किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। उसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आइए चलते हैं क्या। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड पर बेस्ड है, और इसमें कहा यह जाता है कि आपको HYV सीड्स का यूज़ करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। नो डाउट इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, उसमें कोई भी शक नहीं है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का ओवर यूज़ करेंगे, बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र्स, HYV सीड्स, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ होगा तो लैंड डिग्रेड होने लग जाएगा, लैंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होने लग जाएगी। ये प्रॉब्लम है। और अगर आप कंटिन्यूस इरिगेशन फैसिलिटीज़ काम में लेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पानी यूज़ में लेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर है वो कम होने लगेगा, और उससे हमें तो प्रॉब्लम होगी लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये कहा जाता है कि एक बार अगर फर्टिलिटी लैंड की चली जाए तो उसे दोबारा से मेंटेन करना, दोबारा से रीस्टोर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में भी सोचें। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि एग्रीकल्चर का आज का डेवलपमेंट हमें भविष्य में लेके जाएगा, नहीं। एग्रीकल्चर आज डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका फ़ायदा उठा सकें। आज अगर आप उसको ओवर यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उसमें लैंड कैसे बटी हुई है। देखिए, क्या कहा जाता है कि सारे जो लोग हैं पालमपुर में उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर फार्मर यहाँ पर लार्ज स्केल है, ऐसा नहीं है। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल हैं, कुछ जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं। लेबर्स मतलब जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। तो कंडीशन पालमपुर की ऐसी है।
कि स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं, ओके, वो दूसरों के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं या फिर अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके और फिर अपने ही छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं। तो देखिए अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज़, 450 फैमिलीज़ इस गांव में रहती हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो लैंडलेस है, उनके पास अपना कोई लैंड नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि करीब 150 फैमिली, 150 फैमिली लैंडलेस है। और ये जो है ये लोग दलित हैं बाय कास्ट, मतलब नीची जाति के लोग हैं, इनके पास खुद का कोई लैंड नहीं है। 240 फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर, उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम, तो वो अपना गुजारा उन्हीं प्लॉट्स पे खेती करके कर लेते हैं। उसके अलावा 60 फैमिलीज़ यहाँ पर ऐसी हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, मतलब मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड्स हैं यहाँ पर मीडियम स्केल फार्मर्स के पास। और उसके अलावा जो लार्ज स्केल फार्मर्स हैं उनके पास 10 हेक्टेयर लैंड्स हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स यहाँ पर बटे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम फार्म है, कुछ के पास बिल्कुल ही नहीं है, कुछ के पास थोड़ा है और कुछ के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये डेटा आप इस तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लेबर्स जो हैं पालमपुर में वो किस तरीके से काम करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि काम करने के लिए लेबर्स पालमपुर में आते कहाँ से हैं। ठीक है, देखिए स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो तो अपने घर वालों के साथ मिलके अपने छोटे से फार्म पे ही काम कर लेते हैं। मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे किसानों को हायर करते हैं और फिर अपने खेतों में खेती करवाते हैं। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और उसके बदले में जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, इनको उसके बदले में वेजेस मिलते हैं। वेजेस मतलब होता है मजदूरी। अब वो मजदूरी या तो कैश में, पैसे में मिलती है, और या फिर इन्हें काइंड में मिलती है। काइंड मतलब इन्हें क्रॉप्स में से ही थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता है। इस तरीके से इन लोगों का गुजारा चलता है। और इनके जो वेजेस होते हैं वो क्रॉप टू क्रॉप, रीजन टू रीजन और फार्म टू फार्म वेरी करते हैं कि कितने बड़े फार्म में ये काम कर रहे हैं, किस फसल पे ये काम कर रहे हैं, और उसके अलावा किस रीजन में ये काम कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग इनके वेजेस डिसाइड होते हैं। अब चलते हैं, हाउ डज़ द फार्मर्स अरेंज कैपिटल इन पालमपुर। अब फार्मर्स जो हैं वो अपना खेती करने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं। तो देखिए जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उन्हें उधारी लेनी पड़ती है। वो चाहे मनी को बोरो करते हैं फ्रॉम द लार्ज स्केल फार्मर्स, या फिर गांव में ही कोई प्राइवेट मनी लेंडर हो, कोई ट्रेडर हो, व्यापारी हो, उससे ये लोग पैसा अरेंज करके और फिर अपना प्रोडक्शन करते हैं। जबकि जो मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं उन्हें उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके पास खुद के पास ही अपनी अच्छी खासी सेविंग्स होती हैं, तो इनको वो सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। स्मॉल स्केल फार्मर्स जो लेते हैं लोन, उनकी लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आप किसी प्राइवेट मनी लेंडर से, प्राइवेट ट्रेडर्स से अगर लोगे तो वो इंटरेस्ट अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लगाएगा, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, और इस वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी बर्डनफुल हो जाती है, क्योंकि उन्हें लोन भी चुकाना होता है और उसके बाद बहुत मेहनत से खेती भी करनी पड़ती है। और कभी ऐसा हो जाए अनफॉर्चुनेटली कि फसल उस साल ख़राब हो गई, या बारिश की वजह से, कीड़े लगने की वजह से, तो फिर फार्मर्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो आप ये बात बता सकते हैं। हाउ डज़ द फार्मर्स ऑफ पालमपुर सेल देयर सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब फार्मर्स जो हैं वो किस तरीके से अपना सरप्लस, मतलब उनके पास जो एडिशनल उगाया हुआ क्रॉप बचता है उसका वो क्या करते हैं। ठीक है, देखिए स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास तो प्रोडक्शन कम होता है, तो वो ज़्यादा तो अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए रखते हैं, और थोड़ा सा जो बचता है उसे मार्केट में बेच आते हैं। जबकि मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास इतना सारा प्रोडक्शन होता है या इतना सारा प्रोड्यूस होता है कि वो उनको रखना तो फैमिली कंजप्शन के लिए कुछ नहीं पड़ता। उनको तो जो भी उगाते हैं वो सब बेच देते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं।
तो ये डिफरेंस है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल फार्मर्स में। इस तरीके से ये अपना प्रोडक्ट या फिर इनका जो कल्टीवेशन होता है इसको सेल आउट करते हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास सरप्लस ही बहुत कम बचता है टू सेल, तो उनका प्रॉफिट का तो कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन लार्ज स्केल और मीडियम स्केल फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सरप्लस भी काफ़ी अच्छा होता है और वो सरप्लस को बेचकर वो ह्यूज प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। देन विच आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। देखिए मैंने आपको बताया कि फार्मिंग जो है वो पालमपुर में बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, लेकिन फार्मिंग के अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर में हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ डेयरी, दूध दही छाछ का काम, ये पालमपुर में हो रहा है। ये पालमपुर की बहुत सारी फैमिलीज़ कर रही हैं। और ये जो दूध दही छाछ वगैरह है ये पास के गांव रायगंज में बेचा जाता है। कहा यह जाता है कि शाहपुर के दो ट्रेडर, दो व्यापारी हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, रायगंज में अपना चिलिंग सेंटर बना रखा है। चिलिंग सेंटर मतलब जिनके पास इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज है। तो पालमपुर वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो रायगंज भेजते हैं। रायगंज में चिलिंग सेंटर में ये सब चीज़ें रखी जाती हैं और फिर चिलिंग सेंटर से ये और सब जगह सप्लाई की जाती हैं। इस तरीके से यहाँ डेयरी का काम चलता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है छोटी छोटी वर्कशॉप्स, छोटे छोटे कारखाने। तो यहाँ पर लेस देन 50 पीपल ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे हुए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई बहुत बड़े कारखाने नहीं होते, या तो लोग अपने छोटे से फार्म में ही सब कुछ कर लेते हैं और या फिर इनके घरों के अंदर ही कारखाने होते हैं। तो घर में लेडीज़ वगैरह जो हैं और लोग जो हैं वो घर में ही बैठ के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लेते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो तो गांव में जो औरतें होती हैं वो चुनरी बनाने का काम करती हैं, उसके अलावा मैच स्टिक्स बनाने का, राखियाँ बनाने का, मैट्स बनाने का। तो इस तरीके के छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको गांव में देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़े लैंड पर तो सेटअप नहीं होते, छोटे छोटे फार्म्स या फिर घरों में ही सेटअप होते हैं। शॉपकीपर्स जो हैं वो भी बहुत कम है पालमपुर में, लेकिन हैं। तो शॉपकीपर्स पालमपुर के क्या करते हैं, होलसेल रेट पर सामान लेकर आते हैं अच्छी क्वांटिटी में और कम रेट में, और फिर उसे गांव के लोगों को बेचते हैं। इस तरीके से शॉपकीपर्स यहाँ काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर रोड्स अच्छी बनी हुई हैं और रायगंज के साथ कनेक्ट हैं जो इनका क्लोजिंग विलेज है, मतलब आप ये कह सकते हो नियर बाय विलेज है। तो रोड्स का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। पालमपुर जो है वो रायगंज से काफ़ी अच्छा कनेक्ट है थ्रू रोड्स। तो हर तरीके का व्हीकल यहाँ पर देखने को मिलता है। और व्हीकल्स जो है वो गुड्स और पैसेंजर्स दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। व्हीकल्स की अगर मैं बात करूँ तो व्हीकल में टोंगा आ जाता है, रिक्शा आ जाता है, ट्रक, बुलक कार्ट्स, बग्गीज़, ये सब आते हैं। और ड्राइवर्स जो हैं इनको लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पैसा मिलता है। तो ये लोगों का एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है पालमपुर में। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे चैनल से जोड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नॉलेजेबल आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ज़रूर डालूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपना प्यार, अफेक्शन अपने टीचर को देते रहें और सब लोगों को कन्वे करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर पाऊँ। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।